Jai Hind friends, welcome to Dreamers EduHub YouTube channel. This is Harshit Singh, faculty as Dreamers EduHub for the judiciary. Alright, so here we are with our very first lecture pertaining to syllabus of various judicial examinations. As in a previous video, I have already elaborated. मैं बता चुका हूँ अपने पहले की वीडियो पे हमारे चैनल्स पे कि ड्रीमर्स एडू हब अब जुडिशरी के रिगार्डिंग क्लासेस it has entered that field. It has started the classes with respect to judiciary, and here we are with the very first syllabus of one of the very important state. एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट के सिलेबस के साथ मैं आपके समक्ष यहाँ पे आज आया हूँ आपको एक सिलेबस की डिटेल्स बताने के लिए. नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट की नोटिफिकेशन का को अच्छे से समझने का इम्पोर्टेंस दैट इज़ समथिंग विच नो वन कैन अंडर एस्टिमेट. आप एक एस्पिरेंट होने के नाते यू शुड बी वेरी अवेयर. आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन उस एग्ज़ाम के बारे में क्या बताती है. आपका आधे से ज़्यादा काम तब ख़त्म हो जाता है जब आप नोटिफिकेशन को किसी स्टेट की अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं. इट हेल्प्स यू इन प्लानिंग, इट हेल्प्स यू इन स्ट्रेटेजाइजिंग. राइट, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशरी एग्जामिनेशन, तो देर आर फ्यू आस्पेक्ट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. और ये मैं आपको एक बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से बता रहा हूँ. जो मैं आपको बातें अभी बताने जा रहा हूँ, हम इसके बाद सिलेबस की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी भी चाहे स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो लेकिन आपको याद रखनी चाहिए. किसी भी एग्जामिनेशन में जुडिशरी के अपीयर होने से पहले, जुडिशरी नहीं, अगर आप और कोई भी एग्जाम दे रहे हो, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करना चाहिए इज टू बी अवेयर ऑफ द नोटिफिकेशन. अ वेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है नोटिफिकेशन की. क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं, आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं, दैट विल हेल्प यू इन प्लानिंग and strategizing. For the examination. जो आप अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें रोड मैप बता दीजिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने का, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी रोड मैप समझना है, आपको किसी भी स्टेट का जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको उसकी सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इसी तरीके से हम आगे भी अपनी वीडियो लेक्चर में अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिलेबस के साथ आपके सामने आएंगे. पर आज मैं जिस स्टेट की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ दी, इन मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक चुनौतीपूर्ण स्टेट ज़रूर कहूँगा. राइट, उसके जो लेवल है एक बहुत ही चैलेंजिंग, एक बहुत ही डिमांडिंग लेवल बोला जाता है, विच इज दिल्ली जुडिशियल स्टेट. मैं इस वक्त बात कर रहा हूं आपसे दिल्ली जुडिशरी की. तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. राइट, जैसा कि आप लोगों को पता है, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जुड़ गया है, जो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को, किसी लॉ ग्रेजुएट को जुडिशरी एग्जाम देना है, तो इट इज़ कंपल्सरी एंड मैंडेटरी फॉर दैट एस्पिरेंट टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ मिनिमम 3 years. राइट, तो अब एज वी नो ये जो क्राइटेरिया है ये हम आने वाले जुडिशरी एग्जामिनेशंस में उनके नोटिफिकेशन में देख सकेंगे, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे. तो सिलेबस, एलिजिबिलिटी, व्हाट शुड बी द रोड मैप, ये जो स्टेट है इसकी, इससे पहले हम पढ़ेंगे मार्किंग क्राइटेरिया. मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है एग्जामिनेशन में, कितनी स्टेजेस हैं इस एग्जामिनेशन में, हाउ टू डील विद ईच स्टेज. राइट,
तो मैं इस वीडियो को एकदम टू द पॉइंट रखूंगा, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कहूँगा, जितना आपके लिए रेलिवेंट है उसी पे हम लोग सीमित रहेंगे। सबसे पहले हमको, तो आइए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, और नोटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते आई विल टेक यू टू दी अदर नुआंसेस विद रिस्पेक्ट टू दिस नोटिफिकेशन। सो यस, लेट मी स्टार्ट। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 2022 का है, राइट। दैट इज़ द लेटेस्ट जो मुझे दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मिला। आप लोग भी उसको दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, और जो जैसा नोटिफिकेशन में लिखा है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वही सूचना मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, एकदम ऑफिशियल नोटिस का वर्बैटिम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ हैव अ लुक। सो दिस इज, जैसा कि मैंने कहा, आप इस नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो उस वक्त 53 वैकेंसीज थी, 44 एग्जिस्टिंग थी, 9 एंटिसिपेटेड थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको इसमें देखने वाली है वो ये है कि आपको देखना है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करा रहा है, राइट। ये अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो चूक जाते हैं या भूल जाते हैं या नोटिस नहीं करते। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि नोटिफिकेशन की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड सी इज़ कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो एग्जामिनेशन है, करवा कौन रहा है, हु इज़ द अथॉरिटी जो एग्जामिनेशन करा रही है, एंड दैट इज गिवन ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, राइट। तो इट इज़ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो ये एग्ज़ाम आपको, जो ये जुडिशरी का एग्ज़ाम दिल्ली जुडिशरी का करवाता है, राइट। तो अब नाउ इन ऑर्डर टू सी दिस, तो सवाल हमारे सामने है, हु कंडक्ट्स दिस एग्जामिनेशन। अब ये जानना क्यों जरूरी है कि एग्जामिनेशन करवा कौन रहा है, इसका जवाब हमको मिल गया है, दिल्ली हाई कोर्ट। बट पॉइंट यहां पे ये है कि ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अथॉरिटी आपका एग्ज़ाम करवा रही है, ये जानने से आप एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होने वाला है इसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं पैटर्न को देखने के लिए कि किस तरह का पैटर्न आता है, किस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि आपका एग्ज़ाम करवा कौन रहा है। आपका जो एग्ज़ाम आएगा 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, वो करवा कौन रहा है, एंड दैट इज़ दिल्ली हाई कोर्ट। बाकी आप स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं वो आपके जुडिशरी के एग्जाम्स करवाते हैं, राइट। आप यूपी में चले जाएं, वहाँ पे उनकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपके एग्जाम कराती हैं। आप उत्तराखंड में आ जाएं, आप हरियाणा में आ जाएं, राइट। इस तरीके के कई राज्य, आप छत्तीसगढ़ में चले जाएं, राइट। तो इस तरीके के कई स्टेट्स हैं जो जहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन, ना कि उनके हाई कोर्ट, बट दिल्ली इज वन ऑफ दो स्टेट जिनकी हाई कोर्ट ये एग्जामिनेशन करवा रही है, एंड दैट इज द सोल रीजन। और यही एक बहुत अहम, बहुत मेन रीजन है कि ये वाला पेपर डिमांडिंग हो जाता है। अब क्योंकि स्टेट पर पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती हैं वो केवल जुडिशरी नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स भी कराती हैं जुडिशरी के अलावा, तो वो एक ऐसी बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करने के पर्पस से ही बनाई गई है, राइट। उनके पास केवल एक जुडिशरी का एग्जाम कराने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये क्या काम नहीं है, उनके पास जुडिशरी के अलावा भी वो कई एग्जाम्स कराते हैं, राइट। तो उनका जो एक बार को पैटर्न होता है, इट इज़ वेरी मच डिसाइफरेबल, कि आप उनका समझ सकते हैं देख के, राइट। और उनके पास क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स करवाने होते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर ओवरबर्डन्ड आल्सो विद दैट काइंड ऑफ वर्क, विद दैट काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जब आप हाई कोर्ट की बात करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट इज द ओनली हाई कोर्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट को केवल एक ही एग्जाम करवाना होता है, एंड दैट इज द दिल्ली जुडिशियल एग्जामिनेशन। और भी एग्जामिनेशन, बट दैट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लॉ। दिल्ली हाई कोर्ट जो भी एग्जाम्स कराएगा, दे ऑल आर रिलेटेड टू लॉ, राइट। एंड ऑब्वियसली दिल्ली हाई कोर्ट इज द स्टॉलवर्ट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, ठीक है। वो कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो है नहीं कि उनको आपके बाकी एग्जामिनेशन, स्टेट कमीशन के एग्जामिनेशन, पीसीएस का भी एग्जाम करवाना है या और भी एग्जाम करवाने हैं, राइट।
दिल्ली जुडिशरी के पास केवल एक एग्जाम दिया गया कंडक्ट कराने को, वो है जुडिशियल सर्विसेज। तो जो अथॉरिटी केवल साल में या 2 साल में एक एग्जाम करवा रही है, तो दैट इज़ वेरी मच डिसाइवरेबल। आप उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे से वो पेपर बनाएंगे, राइट। हाउ रेलिवेंट विल दे बी, हाउ चैलेंजिंग जो उनका पेपर का लेवल होगा वो कितना किस हद तक चैलेंजिंग हो सकता है। आपको मैं अगर 5 काम करने को दूं और आपके एक दोस्त को केवल एक काम करने को दूं, तो जाहिर सी बात है जिसको मैं केवल एक काम करने को दूंगा वो हो सकता है उसमें ज़्यादा अपनी ऊर्जा लगाए, ज़्यादा एनर्जी लगाए और वो ज़्यादा उसको अच्छे से कर पाए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑब्वियसली एक हाई कोर्ट की बॉडी है जो जिसको जुडिशियल ऑफिसर्स पिक करने हैं अपने, राइट। और हाई कोर्ट से ज़्यादा अच्छा कौन समझेगा कि उनको क्या क्वालिटी चाहिए जुडिशियल ऑफिसर्स की। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हो सकता है कि आपको एक इंटरव्यू पैनल में जज मिल जाए, राइट। साथ में हो सकता है एक एकेडमिशियंस मिल जाए, राइट। साथ में आपको हो सकता है 1-2 और एक्सपर्ट मिल जाए अलग अलग फील्ड के। ये तब होगा जब आपकी जो एग्जाम कराने वाली बॉडी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट एग्जाम करवा रहा है और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको इंटरव्यू लेने वाले सभी इस हाई कोर्ट जजेस होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा जब आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन चीज़ों से आपको एग्जाम का लेवल का मालूम पड़ता है कि वो किस लेवल का एग्जाम है, राइट। और एग्जाम में अपियर होने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्जाम को इतना लोग चैलेंजिंग क्यों समझते हैं। सो दीज आर दी रीजंस, क्योंकि ये हाई कोर्ट करवा रहा है इसीलिए वो हर साल अपना जो पैटर्न होता है वो अलग अलग पैटर्न, नए नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आते हैं। दे आर एबल टू ब्रिंग न्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स, राइट। दैट इज द सोल रीजन, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उनको केवल एक ही एग्जाम करवाना है, सो दे गिव ऑल देयर एनर्जी वाइल डूइंग दैट। ठीक है, तो चलिए ये हमने समझ गया कि ये एग्जाम आपका दिल्ली हाई कोर्ट करवाता है, इसीलिए इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज दे आर द स्टॉलवर्ड, दे नो व्हाट दे वांट एंड एज पर दैट दे आर मेकिंग दैट पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप 53 वैकेंसीज। ये वैकेंसीज आती हैं, ऑलराइट। अब बाय होल्डिंग एग्जामिनेशन इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस। तो देखो इसमें अभी बोला गया है कि ये एग्जामिनेशन जो है वो इट विल बी इन 2 सक्सेसिव stages. I hope you are able to see this. अब ये जो 2 successive stages हैं वो क्या है? This is the preliminary, right? 2 successive stages. The preliminary examination and the mains examination. All right. अब हम इन दोनों एग्जाम्स पे, ये जो 2 लेवल हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे कि ये एग्जामिनेशंस को हाउ आर यू सपोज टू डील विद दिस एग्जामिनेशन और आपको इन एग्जामिनेशंस के लिए क्या करना है, राइट। DJS, let's go to preliminary examination. अब ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। ये वर्ड आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको दिखा हुआ मिलेगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, राइट। और मिनिमम जो आपको इसमें स्कोर करना पड़ता है दैट इज 60%। हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का होता है, राइट। 200 मार्क्स मतलब 200 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 120 मार्क्स। आप 60% निकालेंगे 200 का तो आपको 120 नंबर मिनिमम लाने पड़ते हैं। मैं ये इतना नहीं बोल रहा हूं कि आप 120 निकाल लेंगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे ये, लेकिन 120 से कम तो आप लिख के ले सकते हैं कि आप दिल्ली मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आपके 60% से कम है, करेक्ट। तो दैट इज वन थिंग जो आपको जानना है। ऑब्वियसली 120 के बाद भी कट ऑफ ऊपर जाता है और ऊपर जाता ही है,
करेक्ट, जा सकता है और ऊपर जाता ही है। बट 120 से अगर आपके कम आते हैं तो आप निश्चित रूप से ये बात मान के चल सकते हैं कि आपको दिल्ली जुडिशरी का मेंस लिखने को नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए जो रखा गया है 60%। 200 में से 120 तो लानी है, उसके बाद हो सकता है आपकी कट ऑफ अगर 130 जाती है तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, आपकी 140 जाती है तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन 120 तो मिनिमम है, इतने तो आपको लाने ही लाने हैं। और क्वालिफाइंग मतलब क्या है? क्वालिफाइंग मतलब एग्जाम ये है कि ये जो आपके मार्क्स हैं प्रिलिमिनरी के, केवल आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए क्वालिफाई करवाते हैं। ये जो मार्क्स हैं इनसे आपकी मेरिट नहीं बनती, राइट? मान लो जो आपका 200 का एग्जाम हुआ और इसमें से कट ऑफ गई 130, राइट? और आपके हैं 131, 131, और मान लो आपके दोस्त क्या है 160, राइट? तो 160 वाला भी मेंस देगा और आपके 131 हैं, आप भी मेंस दोगे। आप दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। देर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिविजुअल, जिसके चाहे तो 131 है 160 है, क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे कोई मेरिट नहीं बढ़ रही। उसके 30 नंबर ज्यादा है, कोई बात नहीं, मेंस देगा वो भी। और आपके 31 हैं, 30 नंबर उससे कम है, फिर भी आप मेंस दोगे, क्योंकि आपने ये जो एग्जाम निकाला ये केवल क्वालिफाइंग था, इससे मेरिट नहीं बढ़ रही है। ये नंबर जाके आपके ना ही इंटरव्यू में जुड़ने वाला है, ना ही आपके मेंस में जुड़ने वाला है। इसीलिए इसको सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोल रहे हैं कि आपको केवल मेंस एग्जाम के लिए केवल क्वालिफाइंग कराने के पर्पज है। जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं 130 अगर कट ऑफ है तो वो आप क्रॉस कर लीजिए। 130 के बाद अगर आपके 131 नंबर है या आपके 180 नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 वाला भी वहीं बैठ के एग्जाम देगा और आप भी उसके बगल में बैठ के एग्जाम देंगे। यू नीड नॉट वरी कि मेरे 40 मार्क्स कम है या 30 मार्क्स कम है। तो दैट इज व्हाट ये होता है पर्पस व्हेन यू से कि जो कोई एग्जाम क्वालिफाइंग है तो उसका मतलब क्या होता है? तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, केवल आपको क्वालिफाई करा रहा है, उससे आपकी कहीं मेरिट नहीं बन रही है, वो आपके मार्क्स कहीं जोड़े नहीं जाएंगे। अनलाइक मेंस एंड इंटरव्यू, मेंस एंड इंटरव्यू क्वालिफाइंग नहीं होती क्योंकि उनके मार्क्स जुड़ते हैं, करेक्ट? तो ये बात आपको समझ में आई कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, पहली बात, राइट? दूसरी बात, 200 कुछ सवाल होते हैं इसमें, हर सवाल 1 नंबर का होता है और जनरल कैटेगरी को मिनिमम 120 मार्क्स तो लाने ही हैं। कट ऑफ इससे ऊपर भी जा सकती है लेकिन 120 के नीचे तो लाने ही नहीं है। अगर आप लाते हैं तो आप मेंस की रेस से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, राइट? तो दिस इज वन थिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो आपको याद रखनी है। आइए अब आगे हम इसकी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो दिल्ली जुडिशियल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पहली स्टेज है, ऑब्जेक्टिव टाइप विद 25% नेगेटिव मार्किंग। तो अब आपको ये भी याद रखना है, राइट? तो इसीलिए नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो भाई नोटिफिकेशन पढ़ लो, नोटिफिकेशन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भी या नहीं है, या एग्जिस्ट करती है भी या नहीं करती है। तो दिल्ली जुडिशरी में हमने देख लिया कि 25% नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो एक तो हाई कोर्ट करवा रहा है तो वहाँ पर पहले ही वो चैलेंजिंग है, क्योंकि वो एग्जाम एक ही एग्जाम करवाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चंस भी अपने लेवल के अच्छे स्तर के पूछेगा, ठीक है? उसके बाद उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रख दी है, राइट? तो दैट इज एन एडिशन टू द चैलेंज दैट यू ऑलरेडी हैव, ठीक है? तो एक और चैलेंज आ गया कि दिल्ली हाई कोर्ट एग्जाम कराना है, उसके बाद उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर सिलेक्शन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस मतलब रिटन एग्जामिनेशन। और दूसरा स्टेज है आपकी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कॉलिंग फॉर वाइवा। मेंस का एग्जाम क्यों होता है? ताकि बचे हुए बच्चों को वाइवा के लिए बुलाया जा सके। अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, जो इसमें बच्चे लिए जाते हैं, राइट? जो स्टूडेंट इसमें लिए जाते हैं सिलेक्शन के लिए, मान लीजिए आपकी 50 सीट्स आई हैं, राइट? तो प्रिलिमिनरी स्टेज में प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे लिए जाएंगे दैट इज 50 into 10, ठीक है? 500 बच्चे इतने आपको प्री क्वालिफाई करेंगे और ये 500 के 500 देंगे मेंस। और मेंस में बच्चे लेने के लिए इंटू 3 किया जाता है। इन 500 में से 150 को आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, राइट? तो जब आप प्री का एग्जाम देते हैं तो अगर 50 सीट है तो उसमें से आप इंटू 10 कर लीजिए, 500 बच्चे बुलाए जाएंगे, जितने भी बच्चे बैठेंगे एग्जाम देने के लिए।
अगर हम मेंस तक पहुंच जाते हैं तो जितनी भी टोटल सीट है आप इंटू 3 कर लीजिए, 500 में से केवल 150 बच्चों की जो मेरिट होगी वो बुलाए जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो ये दिस इज द थर्ड थिंग विच यू नीड टू नोट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये हो गया आपका मेंस, ये हो गया प्री, ये हो गया आपका मेंस। ठीक है, अब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रेफर टू अबव विल बी हेल्ड, ये डेट दे देते हैं आपको एग्जामिनेशन में। अब एलिजिबिलिटी देखिए, अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर एट दैट एग्जामिनेशन इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहली कंडीशन आपको क्या बताइए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया, तो आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होना चाहिए, या और अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट। तो या तो आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो इंडिया में, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, या क्योंकि और वर्ड यूज हुआ है तो एक ऑप्शन दिया गया है। राइट, तो पहली बात तो यह है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही है। ठीक है, आप एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या अलग नहीं हो सकते, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ एडिशन में सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं और साथ में या तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन एडिशन टू दिस। ठीक है, तो या तो आप सिटीजन हैं प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप सिटीजन हैं और क्वालिफाइड हैं टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट। ठीक है, कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आप एज एन एडवोकेट क्वालिफाई कर सकते हैं। वो कब आते हैं, जब आप लॉ ग्रेजुएट बन जाते हैं। तो इसका मतलब दिल्ली जुडिशरी के लिए बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अगर हम एलएलएम कर रहे हैं, या अगर हम किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, या अगर हम टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, या अगर हम कुछ और कर रहे हैं, क्या हम भी अपेयर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं एंड यू आर क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट, और सिटीजन ऑफ इंडिया आप हो ही। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और ऑब्वियस ऑल्दो आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लेकिन यू आर वेरी मच क्वालिफाइड टू बी एन एडवोकेट, क्योंकि आप लॉ ग्रेजुएट हो। जिस दिन आप लॉ ग्रेजुएट बन जाते हो उसी दिन यू आर क्वालिफाइड टू एडमिटेड एज एन एडवोकेट। लॉ ग्रेजुएट आप कब बनते हो? जब आपकी लास्ट की मार्कशीट लास्ट सेमेस्टर की आ जाती है। जैसे ही आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आई, आपको डिग्री मिली, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट यू बिकम क्वालिफाइड टू बिकम एन एडवोकेट। आप भले टीचिंग का जॉब कर रहे हो, आप भले कहीं पढ़ा रहे हो, आप भले किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हो, आप भले कुछ और कर रहे हो। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट दिल्ली जुडिशरी सेज। बट अब इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर जो अब वैकेंसीज आएंगी, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अब ये कंडीशन में एक और कंडीशन जुड़ने वाली है, वो है 3 इयर्स प्रैक्टिस की। राइट, कि अब आपको मैंडेटरीली अपना 3 साल की प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी। दिखानी कैसे पड़ेगी? अभी एवरी स्टेट विल कम अप विद अ नोटिफिकेशन, जहाँ पे एक डिटेल्ड तरीके से दे विल टेल यू कि 3 ईयर प्रैक्टिस कब मानी जाएगी। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा एक किसी एडवोकेट से, जिस एडवोकेट से आप बनाएंगे उसका कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में जाके उसको आप आपके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज उसको सर्टिफाई करेगा, उनका साइन या सील चाहिए होगा उसमें। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो नया आया उसमें दिया हुआ है। बट डू नॉट वरी, कभी भी जब दिल्ली जुडिशरी का या कभी भी आने वाले स्टेट्स हैं जो अपना डिटेल नोटिफिकेशन लेके आएंगे, वो आपको ज़रूर तरीका बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी 3 इयर्स की प्रैक्टिस को स्टैब्लिश या प्रूव कर सकते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन प्रैक्टिसिंग है, और अब ये नया जुड़ने वाला है 3 ईयर का, और तीसरा आपकी एज लिमिट दे रखी है 32 ईयर्स। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, राइट, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, राइट, ये SC/ST वालों के लिए अलग से रिलैक्सेशन दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। करेक्ट, तो आई थिंक इस वाली नोटिफिकेशन में इतना ही था। अब आई थिंक आई शुड मूव टूवर्ड्स दी, ये वैकेंसीज की डिटेल भी आती हैं आपकी इस नोटिफिकेशंस में। अब मैं चलता हूँ इसकी डिटेल सिलेबस की तरफ, थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
जी हाँ, ये आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सिलेबस, राइट। ये आपको स्टार्टिंग में पूछी जाती हैं चीज़ें। पार्ट 1 आपको आता है, आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, प्रूफ ऑफ एज मांगते हैं, मार्कशीट मांगते हैं, ये सब चीज़ें आपको फॉर्म में लगानी पड़ेंगी। ऑलराइट, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं पीडब्ल्यू के लिए। अब आता है ये सिलेबस एंड स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई वुड लाइक टू फोकस जल्दी से। तो विल बी हेल्ड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस, ये हमने पढ़ लिया है। प्री होता है, मेंस होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। तो जब हम प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अब आप सिलेबस देख सकते हैं। इसका जो सिलेबस 2022 की जो मैं नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स लाए हुए हैं, राइट। अब नए अमेंडमेंट्स लाना यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी इसलिए आते हैं, इससे पहले भी कई बार अमेंडमेंट आ चुके हैं, सिलेबस चेंज हुआ है, ऐड हुआ है, वो इसलिए बात है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एग्ज़ाम है ये दिल्ली हाई कोर्ट करवाती है, और जब हाई कोर्ट एग्ज़ाम करा रही है तो वो करेंट नीड के हिसाब से, रेलेवेंसी के हिसाब से अपने सिलेबस को अपडेट करती रहती है, राइट। तो 2022 में जब चेंजेस आए थे तो देर आर सर्टेन न्यू थिंग्स दैट वर एडेड, लाइक पॉक्सो ऐड किया था इन्होंने, पॉक्सो के अलावा कमर्शियल कोर्ट एक्ट किया था, स्पेसिफिक रिलीफ, और एक दो चीज़ें और थी जो प्री में भी ऐड हुई और मेंस एग्जामिनेशन में भी ऐड हुई, राइट। तो आई विल जस्ट रीड द सिलेबस फॉर यू वेरी क्विकली सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट आर दी थिंग्स दैट यू आर नीड टू फोकस अपॉन। तो प्रीलिम विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मैंने आपको बता दिया क्वालिफाइंग नेचर का मतलब, एंड विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स इन द प्रीलिम एग्जामिनेशंस। क्वेश्चंस ऑन जनरल लीगल नॉलेज, देखिए जनरल लीगल नॉलेज, दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन, जनरल लीगल नॉलेज। अब भाई बच्चे पूछते हैं सर इसमें जीके आती है कि नहीं आती है, कैसी आती है, तो सिलेबस नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो सब उसमें लिखा होता है, जनरल लीगल नॉलेज। अब बच्चे क्या समझते हैं कि जनरल नॉलेज आती है, जीके आती है, तो बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पता नहीं संस्कृत से लेके सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट बच्चे क्या वर्ड मिस करते हैं, लीगल। इसीलिए बच्चों की जो स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है, वो इफेक्ट कराते हैं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है, लेकिन केवल वही पढ़नी है जो कि लीगल फील्ड में रेलेवेंट है, राइट। लीगल फील्ड में जैसे एग्जामिनेशन, भाई कोई नया एक्ट आया, कोई नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट, कोई लैंडमार्क जजमेंट आया है, राइट, कोई नया मान लो ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है, राइट, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई नई डेवलपमेंट हुई है लॉ के फील्ड में किसी जस्टिस के पर्टेनिंग टू, राइट। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के ऐड हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। तो जब आप लीगल फील्ड की बात करते हो तो आपको जीके पढ़नी है, लेकिन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ पिछले 6 महीने 1 साल की लीगल न्यूज़ में, ठीक है। जनरल नॉलेज में और जनरल लीगल नॉलेज में फ़र्क होता है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू आइडेंटिफाई, और ये बहुत साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में बता रखी है, जो कि बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट, पावर ऑफ एंड कैंडिडेट्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्लेयर इन इंग्लिश। अब ये देखो आपको एक और चीज़ बताई गई है यहाँ पे, जो आपको फ्लेयर ऑफ इन इंग्लिश समझना है। तो सवाल आपके इंग्लिश से भी आएंगे, जहां पे आपके इंग्लिश का फ्लेयर एंड फ्लो देखा जाएगा, जहां पे आपको वोकैब पूछी जाएगी, आपसे वर्ड्स के मीनिंग पूछे जाते हैं कि हाउ गुड योर वोकैबुलरी इज, राइट, राइट, हाउ वेल आपकी ग्रामर कैसी है, राइट। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टेनिंग टू वोकैबुलरी आते हैं, आपको 2 4 5 शब्द दिए जाते हैं, वर्ड्स दिए जाते हैं, जिनका आपको मीनिंग पूछ लिया जाता है, या बहुत सिंपल सी जो ग्रामर होती है वो पूछ ली जाती है, विच कैन हेल्प द एग्जामिनर, द एग्जामिनिंग बॉडी टू नो योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड योर फ्लेयर इन इंग्लिश, ठीक है, हाउ गुड योर वोकैबुलरी इज। अभी जो मैंने आपको एरिया बताया ना, ये अपने आप में 20 से 25 नंबर का होता है, ये जनरल लीगल नॉलेज प्लस इंग्लिश, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो 20-25 नंबर आप आराम से कम कवर कर सकते हैं। दैट इज द रोल एंड दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट दिस एरिया इज, आपका जीके का और इंग्लिश का।
of objective type legal problems and their solution covering the Constitution of India. अब Constitution of India में जो बात आपको याद रखनी है, जो बात आपको समझनी है, वो ये है कि जो Constitution का पेपर होता है, जो Constitution का आपका पेपर जो होता है, वो केवल सिर्फ और सिर्फ प्री में पूछा जाता है, राइट. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका मेंस में नहीं आता, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्री से रिलेटेड जो तरीका होता है वैसे पढ़ना होता है, आपको उसमें मेंस की तरह नहीं पढ़ना होता. सीपीसी आपका मेंस में है, आपका सीआरपीसी मेंस में है, आईपीसी मेंस में. अब इन तीनों में क्या एडिशन हो सकता है, आपका दो बातें हो सकती है, या तो आपसे अब केवल नए वाले पूछा जाए, भारतीय न्याय संहिता पूछा जाए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूछा जाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछा जाए, या इन नए लॉस के साथ साथ आपके पुराने वाले भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ बाकी स्टेट्स में ये पैटर्न देखने को मिला है. तो वह आपको अभी से वो भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. हमारे यहाँ ड्रीमर्स एडू हब में उनके रिगार्डिंग भी नई क्लासेस ऑलरेडी they are running. You can get in touch with us if you want to avail those classes. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डीबी मेंस में है, एलएलपी ये केवल आपका प्री में है, तो फिर से आपको इसको प्री ओरिएंटेड तैयारी करनी है. आर्बिट्रेशन एक्ट ये आपका मेंस में है, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पॉक्सो ये आपका जो पॉक्सो का ऑफेंस है ये केवल आई थिंक प्री में आता है, और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट. ठीक है, तो ये आपका प्री का सिलेबस है. इसमें आपके 200 सवाल आते हैं, 200 मार्क्स. जो मैंने आपको ये एरिया बताया है, इतने एरिया से आई थिंक ये अराउंड 12 सब्जेक्ट्स हैं ये जो कवर कर रहा है. उसमें से 10 जो हैं वो इसमें से मेंस में भी आते हैं, और 2 ओनली प्री ओरिएंटेड सवाल हैं, और इसमें से आपको 200 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच, राइट. 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और मिनिमम आपको 120 मार्क्स लाने ही हैं. ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, ये मिनिमम बता रहा हूं. इतने लाने के बाद आपका कट ऑफ तो अलग से आता है, कट ऑफ सेपरेटली डिटरमाइन होता है. ये मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ये 120 मार्क्स जो हैं ये मिनिमम मार्क्स हैं. ये इसको आप कट ऑफ मत लेना, कट ऑफ मिनिमम में दिया हुआ नोटिफिकेशन में, इतने तो लाने ही हैं. 120 से कम आए तो भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, इसके बाद 120 तक लाओ, उसके बाद आपको कट ऑफ के लिए लड़ना है. आपकी लड़ाई तब शुरू होगी जब आप पहले एक बार 120 नंबर ले आएंगे. 120 नंबर से आगे तो अब लड़ाई में ही नहीं है, यू आर नॉट इन द बैटल फील्ड इटसेल्फ. 120 लाओ तब लड़ाई करना. ऑलराइट, तो ये आपका प्री की स्कीम थी. इतने सब्जेक्ट्स थे जो आपको कवर करने हैं वेल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीजीएस. ये हमने नोटिफिकेशन से देख लिया, कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको एलएलपी बताया, ये भी नया ऐड हुआ है, ये केवल प्री में आता है. एक पॉक्सो ऐड हुआ है, राइट. और आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने बताया, ये केवल प्री में आता है. पॉक्सो भी केवल प्री में पूछा जा रहा है, और एलएलपी भी केवल प्री में पूछा जा रहा है. अभी हम आगे चलते हैं मेंस के सिलेबस की तरफ. जब हम आगे मेंस के सिलेबस की तरफ चलते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मैं आपको बता चुका हूँ 60% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 55 है, एंड शॉर्ट लिस्टेड ये सब मैं आपको बता ही दिया है. ठीक है, ये देखिए अब आता है मेंस एग्जामिनेशन रिटन. अब मेंस एग्जामिनेशन जो होता है, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, राइट, जो प्री का आपको देखो, हाउ डज यू नीड टू डिफरेंशिएट कि प्री में और मेंस में आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. जब आप प्री की बात करते हैं या मेंस की बात करते हैं, प्री में केवल वो सवाल पूछे जाते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी, आपकी प्रिसाइसनेस, आपका कॉन्फिडेंस देखा जा सके, राइट. ये हो सकता, आप इसको मेमोरी बेस्ड भी कह सकते हैं कि भाई मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन है, हाउ फैक्चुअली क्लियर यू आर. लेकिन जब आप मेंस की बात करते हैं, यहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखी जाती है, यहां पे आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन देखा जाता है, राइट. यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है. यहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट देखा जाता है. यहां पे आपकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि हाउ कंसिस्टेंट आर यू. भाई ऐसा नहीं ना 5 मार्क्स का सवाल है तो पहले तो आप उसको 2 पेज में लिखते हुए आ रहे थे,
फिर जैसी टाइम कम पड़ा, आखिरी में आते आते आप उस 5 मार्क को 2 लाइन में ख़त्म करने लग गए। तो दिस इज़ रॉन्ग। ये दिखाता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। भाई स्टार्टिंग में आपने जो था, जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो आपने 2 पेज में करा। फिर जैसे जैसे पेपर खत्म होने लगा, आप लास्ट में आए तो जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो आपने 5 लाइन में ख़त्म कर दी। तो ये दिख रहा है कि हाँ भाई अब इसका टाइम मैनेज नहीं कर पाया। आखिरी के कुछ सवालों में इसकी राइटिंग जो थी वो भी, हैंड राइटिंग भी आपकी मान लो लेजिबल नहीं रही, पढ़ने में ही नहीं आ रही, आपने उसकी लेंथ भी शॉर्ट कर दी। तो ये दिख गया कि अच्छा स्टार्टिंग में तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया आंसर लिख रहा था, जैसे जैसे आगे आता रहा तो बच्चा अपना टाइम मैनेज करने में फेल कर गया। तो ये इनकंसिस्टेंट है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी दिखती है। भाई नॉलेज एक बात होती है, नॉलेज आपको आ गई, आपकी जो नॉलेज थी चलो हमने प्री में थोड़ी बहुत देख ली, बट उस नॉलेज को आप एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं, आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर पाते हैं, दिस इज द पर्पस फॉर हैविंग मेंस एग्जामिनेशन। इसीलिए मेंस एग्जामिनेशन कराया जाता है, करेक्ट। दैट इज वाई, दैट इज द रेलेवेंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इसीलिए आपको इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। दिस इज द स्टार्क, वेरी स्टार्क डिफरेंस दैट यू नीड टू नोट, राइट, जब आप एग्जाम के सिलेबस की बात कर रहे होते हैं। ऑलराइट, और ये डिस्क्रिप्टिव भी होता है सब्जेक्ट, इसमें आपको अच्छी लैंग्वेज चाहिए होती है। मैंने बताया पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, यू नीड टू हैव अ गुड लैंग्वेज, you need to have language which is crisp, which is precise. You need to keep your answer to the point. You need to keep your answer focused. दिल्ली में जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो दिल्ली में जो काम होता है वो पूरा इंग्लिश में होता है, राइट। आप अपने आंसर, आपने ऑर्डर्स लिखोगे, बीइंग अ जज यू विल राइट ऑर्डर्स, यू विल पास जजमेंट, सब इंग्लिश में होगा। तो यू नीड टू हैव गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ब्रीफली आपको अपनी बात कहनी आनी चाहिए, वो भी क्लैरिटी के साथ। ब्रीफ भी होना चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी दिखनी चाहिए, और पूरी बात तो होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई टाइम कम था तो आधी बात लिख पाए। तो ये पर्पस होता है मेंस एग्जाम का, और ये होता है, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं होता, ये इससे आपकी बनती है मेरिट। मेंस का जो एग्जाम होता है बेटा, उससे बनती है आपकी मेरिट। मेंस के जो मार्क्स होंगे, फिर आपके जो वाइवा के मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। मेंस के मार्क्स, मेंस का पेपर होता है आपका 850 नंबर का, वाइवा इंटरव्यू होता है आपका 150 नंबर का। इसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे और वाइवा में जितने मार्क्स आएंगे उनको जोड़ के आपकी बनती है मेरिट, आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो ये प्री की तरह नहीं है कि केवल क्वालिफाई करना है वाइवा में जाने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए, नहीं, आपके ये मार्क्स जुड़ेंगे। इसमें अगर आपके 800 में से 500 हैं और आपके दोस्त के 540 हैं, तो ये 40 मार्क्स का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है और इसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो तैयारी होती है असली, वो बेटा मेंस की होती है। मेंस की होती है प्रिपरेशन। प्री जो होता है, प्री, पी इज इक्वल टू पी। जब आप प्री की बात करते हो ना, पी इज इक्वल टू पी, प्रीलिम्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है और हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। पी इज इक्वल टू पी। मेंस इज प्रिपरेशन। मेंस इज अबाउट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या, पहले आपको नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेने के बाद असली शुरू होता है। नॉलेज के बाद उसको अप्लाई करना सीखना है। नॉलेज तो ले लेते हैं बच्चे, अप्लाई कैसे करें, लिखे कैसे, समझाएं कैसे दूसरे को। भाई आपने नॉलेज ले ली, अब आप लिख के बताओ ना, दूसरे को समझाना भी तो है, एग्जामिनर को समझ भी तो आनी चाहिए। आपकी नॉलेज आपके दिमाग में उस समय क्या फ़ायदा अगर आप उसको पेपर में लिख के समझा नहीं पाए, अगर आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन समझ नहीं पाए। जो तैयारी होती है नॉलेज आने के बाद ख़त्म नहीं होती कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ लिया, रेजिडी काटा, सीपीसी पढ़ लिया, सीआरपीसी पढ़ लिया, आ गया, नहीं। उसके बाद तो तैयारी शुरू होती है नॉलेज लेने के बाद। और इसमें लगता है समय। समय जो असली प्रिपरेशन होती है ना, असली प्रिपरेशन होती है जब आप राइटिंग सीखते हैं, जब आप एक्सप्रेस करना सीखते हैं, जब आप ब्रीफली अपने आप में, अपने आंसर में क्लैरिटी लाना सीखते हैं। नॉलेज आपको फिर भी एक बार को जल्दी आ जाती है, ये लगता है टाइम। ये दिस इज टाइम टेकिंग थिंग, इसमें लगता है टाइम, क्योंकि ये आप बचपन से करते नहीं आ रहे हैं। बचपन से कोई एक्सप्रेशन नहीं सीख रहा है हमारे देश में, राइट। तो दिस इज हाउ वी ऑल्सो ट्रेन, वी आर ड्रीमर्स एडू हब, वी ट्रेन स्टूडेंट्स लाइक दिस, राइट। आंसर्स प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऑलराइट। सो ये आपको चीज, दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट प्री फ्रॉम मेंस, एंड दैट इज हाउ मेंस का जो एग्जाम होता है दैट डिमांड्स रियल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये 850 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है।
इसमें अब आप देखो जनरल लीगल नॉलेज में मैंने आपको बताया, मेंस में भी देखो, अब जो जीके है और इंग्लिश है वो आपके मेंस में भी आ रही है। ठीक है, 25 से 30 नंबर, मैंने 20-25 नंबर आपको प्री में बताया, मेंस में भी देखो दोबारा 250 नंबर का पेपर है, 250 मार्क्स का। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट जनरल लीगल नॉलेज एंड इंग्लिश इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, आप इसको अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आपको कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपको करंटली कंसिस्टेंटली अपने आप को लीगल अपडेट से, लीगल नॉलेज से अपडेटेड रखना है, राइट, इफ़ यू हैव टू अपीयर फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। तो देखो मेंस में क्या है, कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ करंट लीगल अफेयर्स, तो आपको सारी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, केवल करंट लीगल अफेयर्स पे ध्यान देना है, केवल करंट लीगल अफेयर्स पढ़ना है। फिर लैंग्वेज में, लैंग्वेज का पेपर भी आता है, एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रेसिडेटिंग। कोई आपसे ग्रामर नहीं पूछ रहा है बताने को। दिस इज टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। भाई इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, आप अच्छे ऑर्डर लिख पाओगे, अच्छे जजमेंट लिख पाओगे, प्रिसाइज जजमेंट दे पाओगे, टू द पॉइंट रह पाओगे, राइट, विल यू डू यू हैव अ गुड वोकैब। उसको टेस्ट करने के लिए आपको मेंस का हम आपसे ऐसे लिखवाते हैं, ट्रांसलेशन करवाते हैं, राइट। तो क्रेडिट विल बी गिवन बोथ फॉर सब्सटेंस एंड एक्सप्रेशन। तो जो आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, आपको मेंस के एग्जाम में जो मार्किंग स्कीम है, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखो आपको नोटिफिकेशन में वो भी बताया जा रहा है। मार्क्स आपको मिलेंगे आपके सब्सटेंस पे, ठीक है, कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, कि आपका मटेरियल क्या है, नॉलेज जो आपने दिखाई, और दूसरे मार्क्स हैं एक्सप्रेशन के। हो सकता है आपका किसी किसी बच्चों का कंटेंट अच्छा हो, मटेरियल अच्छा हो, हिंदी में एकदम बढ़िया समझा देते हैं, जो पूछ लो एकदम फराटेदार समझा देंगे अच्छे से बैठा के आपको, लेकिन जब आप उनको बोलोगे कि लिख के दिखाओ, हो सकता है उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीक हो। और ये जो एग्ज़ाम है केवल इंग्लिश में होता है। तो जो बच्चे हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, राइट, बट दे डू गेट थ्रू। हिंदी माध्यम के छात्र भी मैंने देखे हैं इस एग्ज़ाम में क्लियर निकलते हुए, ऑलराइट। तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फोकस अपॉन। केवल सब्सटेंस नहीं, हाँ नॉलेज ले ली बहुत सारी, सब आता है मुझे, आता तो ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना भी सीखना पड़ेगा। एक्सप्रेस करने के अलग मार्क्स हैं, केवल आने के मार्क्स हैं ही नहीं, आने के आधे मार्क्स है। कंटेंट आता है कोई बात नहीं, अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो आप दिल्ली जुडिशरी में किसी काम के नहीं है, यू विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। Credit will be given both for substance and expression. Conversely, deduction will be made for bad expression. देखो fault grammar, faults of grammar and misuse of words. आपने गलत ग्रामर यूज करी, गलत वर्ड यूज किया, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करा, तो आपके मार्क्स काट और लिए जाएंगे, राइट। तो आपके गलत लैंग्वेज पे, गलत ग्रामर पे मार्क्स काटे भी जा रहे हैं। तो यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज तो आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो देर विल बी 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन, वन इन इंग्लिश विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। तो आपको एक पैसेज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है और एक पैसेज हिंदी टू इंग्लिश करना है। आइए लॉ के सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। सिविल लॉ 1, ठीक है। तो पेपर मैंने आपको, हमने ऊपर देखे भाई, जीके का पेपर है लैंग्वेज का 250 का, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। फटाफट इनके सिलेबस देख लेते हैं। सिविल लॉ 1 में कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एनडीएमसी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कमर्शियल कोड्स ऑफ एक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट्स विच आर समथिंग यू नीड टू प्रिपेयर। अब देखो आईसीए है, आप स्टार्टिंग से प्री के लिए भी तैयार करोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये भी आप तैयार करोगे यहाँ पे। लेकिन जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, दिल्ली रेंट कंट्रोल है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये दीज आर सब्जेक्ट विच आर बीइंग आस्क्ड ओनली इन मेंस। तो इनकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ती है और यू हैव टू बी वेरी इन डेप्थ, राइट, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस। इन सब्जेक्ट्स में हर टॉपिक को कैसे अलग अलग डील करना है, दैट इज सम टाइम आई विल कम अप विद अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ऑलराइट। सिविल लॉ 2 में आप देखिए सीपीसी है, इंडियन एविडेंस है। अब आपको मान के चलिए कि आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी जुड़ेगा, लिमिटेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है, ट्रेडमार्क एंड कॉर्पोरेट। ये जो 2 एक्ट हैं, ट्रेडमार्क एंड कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ये करंट नीड्स, करंट डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने केस के अकॉर्डिंग, पेंडिंग केसेस के अकॉर्डिंग सिलेबस को तुरंत अपडेट करता रहता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट है, मैंने आपको बताया। क्रिमिनल लॉ में देखिए सीआरपीसी है, तो अब बीएनएसएस, नागरिक सुरक्षा संहिता भी आएगा, आईपीसी की जगह न्याय संहिता भी आएगा, एविडेंस एक्ट यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड जुवेनाइल जस्टिस। अब इसमें
खास बात यह है कि भाई दिल्ली के अलावा भी अगर आप और किसी स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक्ट जैसे आपका जो मेजर एक्ट्स हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी और बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस सभी स्टेट में आते हैं। तो आप जब आप पढ़ रहे हो तो आप बाकी स्टेट्स का भी आपका कवर हो गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब में आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सब में आता है। तो आज ठीक है, इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस आपका यूपी में आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका एमपी में भी आता है, पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आपको यूपी में आने लग गया है, पॉक्सो आपको यूपी में आने लग गया है। तो दिल्ली ओरिएंटेड जब आप तैयारी करते हैं तो जो चीज़ें आपको केवल दिल्ली के लिए याद रखनी है वो मैं आपको कह सकता हूँ, एक ट्रेडमार्क एक्ट, एक कॉपीराइट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, एनडीएमसी एक्ट और डीएमसी एक्ट। ये 3 4 5 चीज़ें हैं जो आपको केवल दिल्ली के लिए याद करनी है। बाकी जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो मान के चलिए आप केवल दिल्ली नहीं है, बाकी स्टेट्स की भी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में एक एडिशनल चीज़ क्या है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है और मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ, वो है आपका जनरल नॉलेज, जनरल लीगल नॉलेज। Please be very careful, very mindful of this fact. It is general legal knowledge only, along with English, flair in English, power of expression. You need to have a good vocab. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था जो मेरे को आज डिस्कस करना था। उसके बाद ऑब्वियसली आप वाइवा के लिए बुलाए जाते हैं। 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, तो 850 प्लस 150 1000 मार्क्स का टोटल बनता है। इनमें से लास्ट में आपकी मेरिट बनती है जिससे आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो इसीलिए आपका जो मेन है प्री और मेंस और इंटरव्यू इज समथिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर वेरी कॉन्क्रीटली। मेंस प्लस इंटरव्यू दो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी इंटरव्यू की भी हो जाती है। यहाँ पे आपको नॉलेज और साथ साथ एक्सप्रेशन, आपकी नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे करना है, इसमें आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी आता है। इसके लिए आपको गुड लैंग्वेज भी चाहिए, इसके लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए, और ये सब चीजें लेती हैं टाइम, प्रैक्टिस। तो दिस इज द एरिया वेयर यू नीड टू वर्क, और इन दोनों के मार्क्स को जोड़ कर ही आपकी बनती है मेरिट। अनलाइक प्री एग्जामिनेशन, मैंने आपको बता चुका हूं, प्री मतलब होता है सिर्फ प्रैक्टिस। P इज इक्वल टू P का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखने का, और ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग होता है। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, और आप इसमें लड़ाई में 200 मार्क्स का होता है, इसमें आपको कम से कम 120 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही हैं अगर इफ यू वांट टू फाइट द बैटल। अगर आपको लड़ाई में रहना है तो कम से कम 120 नंबर आते हैं, 120 हैं उसके बाद आप लड़ाई का हिस्सा बनते हैं, राइट। सो दीज वर द थिंग्स जो मुझे आज डिस्कस करनी थी आपके रिगार्डिंग डीजीएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप देख सकते हैं 1000 मार्क्स से मेरिट बन रही है। सिलेबस देख रहे हैं हाउ ह्यूज, हाउ वास्ट इट इज़, राइट। सो एज यू ऑल नो, ड्रीमर्स एडू हब प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है विद रिस्पेक्ट टू सेवरल एग्जामिनेशन, whether it be the new criminal laws, whether it be the other acts, whether it be the GK, general legal knowledge, whether it be English, each and everything. We at Dreamers Edu Hub do not leave any stone unturned for our students, for our aspirants, to help them convert their dreams into reality. All right, Jai Hind.